गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ चित्रंजन वर्मा और मैं केमिस्ट्री टीचर आप लोगों के लिए क्लास 11th का आज पहला चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, एक चैप्टर है हमारा, मैंने हेडिंग पहले डाल रखी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जैसे आप लोग हाई स्कूल में जब पढ़ते हैं तो हाई स्कूल में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि एटम के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा उसमें। ठीक है, बोरबरी के रूल्स पढ़े होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाता है कि फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। लेकिन आज हम लोग जो बात शुरू कर रहे हैं, हम लोग एकदम बेसिक से बात शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई आपसे आज की डेट में ये पूछता है कि भाई ठीक है, एटम की डिस्कवरी किस कंट्री में हुई, तो सीधी सीधी सी बात है, बच्चों के दिमाग में एक ही नाम आता है, वो नाम आता है जॉन डॉल्टन का। ठीक है, वो जॉन डॉल्टन का नाम आता है। बट लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एटम की डिस्कवरी जो सबसे पहले हुई थी वो भारतवर्ष में हुई थी, हमारे देश में हुई थी, तो शायद आपको जानकर के आश्चर्य होगा। हिस्टोरिकल व्यू में अगर हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा जरा सा इस एटम के बारे में जरा जान लेते हैं कि कहानी शुरू कहाँ से होती है। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल व्यूज की। थोड़ा सा बड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडियन फिलोसफर थे, इंडियन फिलोसफर महर्षि कणाद, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले हमारे देश की धरती पे महर्षि कणाद का नाम आता है, जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले जो है एटम की डिस्कवरी की थी। अब कैसे की थी? उन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है और उन पार्टिकल्स को, उन कणों को और अधिक छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने नाम दिया था परम अणु। परम अणु शब्द से वर्ड बना बाद में हमारे पास परमाणु। तो अगर कोई आपसे बात करता है कि एटम की डिस्कवरी किस कंट्री में हुई, तो एटम के लिए सबसे पहला जो आपके पास नाम होता है वो है महर्षि कणाद का। ठीक है, MAHARISH, बड़ा बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। KANED। वैसे तो ये इंग्लिश मीडियम क्लास चल रही है हम लोगों की, लेकिन कुछ नाम हमें हिंदी में भी लिख लेना चाहिए। आप इसको ऐसे लिख देना, ये महर्षि कणाद का नाम होता है। महर्षि कणाद ने जो है सर्वप्रथम जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले उन्होंने ये बताया था कि जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिन्हें और अधिक छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने वर्ड लिया परमाणु। परमाणु का मतलब क्या है? परमाणु का मतलब है परमाणु। परमाणु मतलब वो छोटा पार्टिकल जो और अधिक छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, डिवाइडेड नहीं किया जा सकता है। अब जिस टाइम पे, जिस समय के दौरान महर्षि कणाद ने परमाणु शब्द दिया, उसी समय की जो विकसित हुई सभ्यता थी दुनिया की, जिसमें कि हम यूनान की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, ग्रीक के बारे में पढ़ते हैं, तो ग्रीक फिलोसफर जो थे, डेमोक्राइटस का नाम आता है। डेमोक्राइटस का नाम आता है। तो डेमोक्रेटस पहले ऐसे व्यक्ति थे जो यूनान के, जिन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा, उन्होंने, भाई जो उनकी भाषा थी, उनकी लैंग्वेज में, ही गेव द टर्म एटम। एटम मीन्स होता है अनकटेबल या इनडिविजिबल। उन्होंने कहा इफ वी डिवाइड ए सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, फाइनली वी गेट ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, एंड ही गिव द नेम इज एटम। ये एटम शब्द जो है ये डेमोक्राइटस का दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये एटम वर्ड आया कहाँ से? एटम ग्रीक भाषा में एक वर्ड होता है एटमस।
तो एटोमस का मतलब ही होता है, या एटोमियो एक वर्ड है उसमें, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, उसमें लिखा मिलेगा आपको, दोनों तरीके से लिखेगा, एटोमियो। तो एटोमियो से क्या वर्ड मिलता है, एटोमियो या एटोमस वर्ड है, जिनसे जो मिलता है शब्द, इसका मतलब होता है अनकटेबल या इनडिविजिबल। अब बात यह आती है कि जब हमारी किताबें शुरू होती है, पढ़ाई शुरू होती है, तो उसमें ये नाम हमको मिलते क्यों नहीं है। मैंने एक वर्ड लिखा है फिलोसफर, ठीक है, तो ये जो फिलोसफर्स होते थे ये फिलोसफी देते थे, सोच दिया करते थे समाज को, लेकिन इसके पीछे कोई तथ्य नहीं होते थे, कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं हुआ करते थे। इसलिए जो है, चूंकि साइंस में जो है वह एक्सपेरिमेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं थे, तो इसलिए इन लोगों के नाम जो है हमारी किताबों में हमको ज़्यादा नहीं मिलते पढ़ने के लिए। अब इसके बाद में एक लंबा समय गुजरा, बहुत लंबा दौर है बीच का, इसमें आखिर जो सबसे जो इसके बाद में जो लेटेस्ट वर्क है वो है जॉन डॉल्टन का। जॉन डॉल्टन 1808 1808 में जॉन डॉल्टन ने, जब इंग्लैंड डेवलप हुआ, वहाँ पे साइंटिस्टों ने वर्क करना शुरू किया, तो इन्होंने क्या किया, जॉन डॉल्टन ने एक पूरे जितने भी उससे पहले के सिद्धांत थे जो कि थ्योरी से, केमिस्ट्री से जुड़े हुए थे, ठीक है, इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए, सारे प्रिंसिपल को पढ़ते हुए उन्होंने एक पूरी एक थ्योरी दी। बस फर्क यह है कि ये जो थ्योरी है ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए पुराने देखे उनके आधार पर उन्होंने थ्योरी दी, और उस थ्योरी को नाम दिया गया है एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, यह हम सिंपली लिख सकते हैं। ये वही एटॉमिक थ्योरी है जो आपने 9th में 10th क्लास में आपने पढ़ी थी। इस एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, सैलिएंट फीचर्स। वो पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है, इसका नंबर है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब जो कोई भी पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है एटम। अब आप देखिए आज ये जो एटम वर्ड है ये इनका अपने डिस्कवर किया हुआ नहीं था, ये वही शब्द है जो सदियों पहले जो है जो डेमोक्राइटस ने दिया था, एटमस वर्ड से बना था, तो वहां से लिया जॉन डॉल्टन ने वर्ड एटम, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट इस एटॉमिक थ्योरी का क्या है, जो कि आपने 9th-10th में आप लोग पढ़ते हैं, वो है एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सेम एंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मतलब सेम टाइप के सब्सटेंस के एटम सेम होते हैं और डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस के एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। गोल्ड होगा तो गोल्ड की अगर आपके पास एक चेन है, कील है, कोई नील है, या आपके पास कोई कोई ऑर्नामेंट है, तो उसमें जितने एटम्स होंगे वो केवल गोल्ड के होंगे, उसमें एल्युमिनियम के, सिल्वर के, कॉपर के, इन चीज़ों के एटम्स नहीं आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास आयरन की कोई नेल है या आयरन की कोई डिवाइस है, तो उसमें केवल और केवल आयरन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे, तब तक जब तक कि हमने उसमें कुछ और मिक्स नहीं किया होता। तो ये जॉन डॉल्टन 1808 में अपनी थ्योरी में बता दिया था कि जो एटम्स है सेम टाइप के सब्सटेंस में सेम टाइप के एटम्स होंगे, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। दूसरी बात है, पॉइंट नंबर 3, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक मास। हर एटम का अपना अपना एक निश्चित मास होता है, ठीक है। कॉपर का एलिमेंट है तो उसका अपना मास होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सोडियम है, सोडियम का मास 23 होता है, हम सब लोग पढ़ते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना सिखाया गया होगा हाई स्कूल में आपको, ठीक है। मैग्नीशियम है उसका अलग है, एल्युमिनियम है उसका अलग है, ऑर्गन है उसका अलग है, ऑक्सीजन है, सब। तो कुल मिला के हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और सबके मास अलग अलग हैं। ये जॉन डॉल्टन ने जिस समय डिस्कवर किया था उस समय 118 एलिमेंट हमारे पास नहीं थे, मुश्किल से 40, 50 या 56, 55 ऐसे कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे, लेकिन उस टाइम पे ही उन्होंने ही बता दिया था कि इनका मास अलग अलग है। फिर वही पॉइंट जो जॉन डॉल्टन से पहले डेमोक्राइटस ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम को और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ये वो पॉइंट था जिसने कई साल तक केमिस्ट्री की दुनिया पे राज किया, लेकिन बाद में फाइनली इसको टूटना पड़ा इस सिद्धांत को। लेकिन उन्होंने जो कहा था, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जॉन डॉल्टन ने कहा था 1808 में कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम को नहीं तोड़ा जा सकता है। फिर एटम्स कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में एटम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हाँ, पार्टिसिपेट करते हैं, बट उनके कंपोजिशन में, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता है। अब थ्योरी चलती है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, पहले महर्षि कालात का नाम आता है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले डेमोक्रिटस का नाम आता है, जॉन डॉल्टन की बात आती है। लेकिन बाद में हम लोगों ने पढ़ा है 18th सेंचुरी के एंड में जो है वो एटम्स के ऊपर बहुत सारा वर्क हुआ,
वर्क हुआ क्यों होगा, कभी ये सोचिएगा कभी ध्यान से, जब भी कभी पढ़िएगा बैठ करके। एटम की मूल जो सिद्धांत है, जो मेन जो चीज़ है वो है एटम इज इंडिविजुअल, ऐसा जॉन डाल्टन ने बोल दिया। उसी को मानते हुए हमारे जितने भी साइंटिस्ट थे वो वर्क करते थे, और हमारे एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो थी एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास को ही बेसिक बना मान करके, फंडामेंटल प्रॉपर्टी आधार मान करके सभी साइंटिस्टों ने सारे काम किए। पेरियोडिक टेबल बनी, पेरियोडिक टेबल में बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम आते हैं, उसमें पहले उनमें नाम आता है, न्यूलैंड का नाम आता है, मेंडलीफ का नाम आता है, और ये बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आते हैं। सबने बड़े प्रयास किए, बहुत कुछ करने की कोशिश करी, एलिमेंट को सिस्टमेटिक किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो साइंटिस्टों के दिमाग में केवल एक पॉइंट आया। वो पॉइंट क्या था, वो यही था कि क्या एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास को मान के ही काम किया जा सकता है। लेकिन जवाब आया उसका नहीं। जब नहीं में जवाब आया तो सारे साइंटिस्टों ने अपना फोकस, जो दिमाग जो फोकस किया अपने आप को, वो एटम के स्ट्रक्चर पर फोकस किया। अब एटम के स्ट्रक्चर पर फोकस होने के लिए एक और नाम आता है बहुत अच्छा, जो कि फिजिक्स में आप लोग बहुत पढ़ते हैं, वो नाम आता है माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने देखा कि अगर हम किसी सब्सटेंस को, जैसे ग्लास रॉड होती है, उसको रेशम के कपड़े से, सिल्क के कपड़े से उसको रब कर देते हैं तो उस पर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो भाई ना तो रेशम के कपड़े पे कुछ था, और ना ही उस जो आपका जो ग्लास रॉड है उस पर कोई चार्ज था। अच्छा, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या, चार्ज पहचाना कैसे जाता है, ये भी अपने आप में एक बात होनी चाहिए भाई, जरूर बात होनी चाहिए। भाई चार्ज जो होता है ये एक नेचुरल लॉ है, बहुत पुराना, कि सेम चार्जेस एक दूसरे को अपोज करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, हम इस ग्लास रॉड के पास दूसरी ग्लास रॉड जैसे ही लेकर के आते हैं, लेकिन कोई अट्रैक्शन नहीं था, कुछ नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसी में से अगर हम एक ग्लास रॉड को अगर हम रब कर देते हैं रेशम के कपड़े, सिल्क के कपड़े से, फिर इसे दूसरी रॉड के पास लेकर के जाते हैं या किसी सबसे, तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगती है अपनी तरफ। तो अभी तक तो सब कुछ न्यूट्रल था। तो ऐसा क्या हुआ, या एक छोटा सा एक डिवाइस ये रखा है, ये तो बजानते ही होंगे सब लोग, कॉम है, ठीक है। कंघे को अगर सूखे बालों पे कस के रगड़ देते हैं हम लोग, और छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े काट लेते हैं, उसके पास लेकर के जाते हैं, तो ये उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब ना तो पेपर के टुकड़ों में कुछ था, ना इसमें कंघे में कुछ था, ना हमारे बालों में कहीं से कोई बिजली, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही थी। तो ये हुआ कैसे, यहां से साइंटिस्टों को एक सोचने का रास्ता मिला। उन्होंने कहाँ सोचना शुरू किया, उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जरूर जो मैटर को एक दूसरे के टच में लाने पे, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को लाने में कुछ ट्रांसफर हो रहा है। वो कुछ क्या है, अभी इसका कोई कहीं पर कोई मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं था किसी के पास, लेकिन साइंटिस्ट इस दिशा में जरूर काम कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि कुछ आया है और कुछ गया है, कुछ निकला है वहां पर से। तो इसको आधार बनाते हुए साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब इसके बाद इन्होंने जब काम करना शुरू किया तो सबसे पहला जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ, माय डियर स्टूडेंट्स, वो सबसे पहला पार्टिकल्स कौन सा डिस्कवर हुआ होगा, बताइए, कोई बताएगा?